अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 हम स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उससे आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पीएच स्केल। एसिड एंड बेसिस की कंप्लीट डिटेल स्टडी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पीएच स्केल पे है कि अब हमने देखना है कि हम एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि हम उसमें फ़र्क लाजमी है कि हम उसका रिएक्शन करवाते रहें। ये नहीं ज़रूरी कि हम उसका रिएक्शन करवाते रहें। रिएक्शन के अलावा भी हमें ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, उसको पीएच स्केल से हम देखें कि आया ये एसिड है या बेस है। पीएच स्केल से देखने के लिए हम पीएच के कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर। क्योंकि हमने देखा हमने आयोनाइजेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है। आयोनाइजेशन हम दो तरीकों से पढ़ते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन एंड ऑटो आयोनाइजेशन। ये हमारे पास है सेल्फ आयोनाइजेशन होती है या ऑटो आयोनाइजेशन होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल है हमारे पास वाटर है, इसकी ब्रेकडाउन हुई है हाइड्रोजन आयंस प्लस हाइड्रोक्सल आयंस। हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल के आयंस के बाद हमने इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। इक्विलिब्रियम हमारे पास केसी था, केसी में हमने लिखा कि हाइड्रोजन आयंस है हमारे पास, हाइड्रोक्सल आयंस है और साथ ही हमारे पास क्या है, वाटर है, साथ वाटर है। इनकी स्टडी के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो रिमेन करती है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने से जैसे Kc H2O इक्वल H प्लस एंड OH नेगेटिव, कि OH नेगेटिव के साथ कंसंट्रेशन है इसकी। अगर हमने यहीं इसका क्या देखना हो, हमने वैल्यू देखनी हो, वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, KW वाटर कांस्टेंट की, H हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्सल आयंस इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -14, 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -14। अगर हम हाइड्रोजन आयंस लें तो हाइड्रोजन आयंस का हम स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन आयंस एंड दिस इज द हाइड्रोजन आयंस। के हाइड्रोजन आयंस के साथ हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ये थे हमारे पास वैल्यू के। हमने 25 डिग्री पे हाइड्रोजन आयंस की क्या निकाली। अब इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने पीएच निकालनी है, पीएच वी से दैट पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नेगेटिव लॉगरिथम पीएच माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14 -7 10 रेज़ टू पावर -7 log and if we have to POH, ये थी पीएच जो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7, आंसर इसका 7। अगर हमने पीओएच देखनी है, फिर हमने माइनस लॉगरिथम हमने हाइड्रोक्सल आयंस का, हाइड्रोक्सल आयंस देखने के बाद हमने माइनस लॉग, दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस सेम वैल्यू के साथ 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 इज इक्वल टू आंसर विल बी 7। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। क्या हमें पीएच और पीओएच जो है वो दोनों 14 मिल रहे हैं। 14 मिलने से हम क्या कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट पीएच का तभी हमें मिलेगा जब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। कहता है सम of pH and POH solution
is always 14 at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर इसके बाद हम एक चार्ट को इलैबोरेशन देखते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि आया हमने कब देखना है इसको। अगर हम pH की वैल्यू देखें, pH वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14, pH starts from 0 to 14 and pOH starts from 14 to 0, just like pH 1 2 3 4. pOH जीरो। अब हमने यहां देखना है एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये हमारे पास pH चार्ट है। अब pH चार्ट में क्या कहते हैं, हमने एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन देखना है। एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं हम विद pH 7, विद pH 7 लेस देन 7, बेसिक ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल 7। कि न्यूट्रल 7 रहेगा, बाकी क्या होगा, कोई एसिडिक जो है वो कम होगा 7 से, बेसिक ज़्यादा होगा। और ये हमारे पास pH चार्ट। pH चार्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी यूजिंग ऐसे है कि अगर हम एक बीकर में हमने एक केमिकल लिया हुआ है तो केमिकल को हम क्या करेंगे, हम pH पेपर लेंगे। pH पेपर के साथ हमें कलर डिस्टिंग्विश pH मीटर भी होता है। pH पेपर को हम लेंगे, उसमें डिप करेंगे एक सोल्यूशन में, जिस केमिकल को हमने देखना है कि आया वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक या बेसिक देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसको डिप करने के बाद उसको ड्राई करेंगे। जो ही वो 1-2 मिनट बाद ड्राई होगा तो उसका कलर चेंज होगा। अगर एसिडिक होगा वो ब्लू से रेड कर देगा, अगर बेसिक होगा वो रेड करेगा। अगर थोड़ा सा यानी रेड में आगे डिस्टिंग्विश होंगी, रेड में एक मेन कलर बनेगा, एक गाढ़ा रेड होगा, डार्क रेड, लाइट रेड, पेल रेड। फिर उसको क्या करेंगे, हम उसको मैच करेंगे। मैच करेंगे किससे, pH मीटर के साथ। pH मीटर के साथ मैच करने के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि उसमें क्या क्या यूटिलाइज हुआ है, क्या क्या यूज़ हुआ है। उसमें यूजिंग के बाद हम क्या देखेंगे कि आया इसका कलर किसके साथ मैच होता है। जिसके साथ मैच होगा वो उसकी pH होगी। अगर हम बात करें 0 1 2 3 के साथ मैच हुआ तो pH हाईली एसिडिक है। अगर 3 4 5 के साथ मैच हुआ है तो हम कहते हैं ये स्लाइटली एसिडिक है, इसकी इतनी ज़्यादा एसिडिक की पावर नहीं है। और जो ही अगर हम बात करें कि अगर ये 8 9 10 7 हो तो फिर हम कहेंगे ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जैसे वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसके बाद अगर हम बात करें 9 10 11 की, ये स्लाइटली बेसिक है, यानी थोड़ा बेसिक है, ज़्यादा बेसिक नहीं है। अगर हम फर्दर बात करें 12 13 14 से, फिर ये हाईली बेसिक है। ये थी बात pH की। अगर इसी लिहाज में pOH लेते हैं, pOH की वैल्यू आपको पता है बिल्कुल ऑपोजिट शुरू हो रही है। वो कहाँ से शुरू हो रही है, 14 से। जैसा आप देख सकते हैं कि 14 से शुरू होती है। फिर हम क्या कहेंगे, 14 13 12 वाले क्या होंगे, हाईली एसिडिक होंगे। 14 13 12। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 11 12 9, ये स्लाइटली एसिडिक है। और न्यूट्रल उसमें क्या है, 7 न्यूट्रल ही रहेगा, शायद वो pH हो या pOH हो। दोनों वैल्यूज आर सेम फॉर द न्यूट्रल पोजीशन। एंड इफ यू डिस्कस अबाउट 5 4 3 स्लाइटली बेसिक, 2 1 0 highly basic. In this we will study that 2 1 0 are highly basic. In pH we will study that 0 1 2 are highly acidic. So they are totally opposite from each other. This is about the pH scale. कि यानी आप pH के पास हम जो क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। वैल्यूज़ देखने के लिए हमें एक लॉगरिथम स्केल रखा हुआ है। लॉगरिथम स्केल से हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, जैसे माइनस लॉग प्लस हाइड्रोजन आयंस, देन माइनस लॉग हाइड्रोक्सल आयंस। कंक्लूजन्स यही था इसमें कि हमने pH स्केल के स्टडी के बाद हमने देखा कि न्यूट्रल हमेशा 7 पे रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन 7 से कम होगा, बेसिक सॉल्यूशन 7 से बड़ा होगा। यानी pH और pOH की रेंज जो होगी वो 14 ही रहेगी, 0 to 14। अब हम इसकी यूजेस में आते हैं। यूजेस ऑफ pH। यूजेस ऑफ pH में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है।
नेक्स्ट एसिडिक एंड बेसिक मिनरल प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन, प्रोड्यूस मेडिसिन, कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद थर्ड हम प्रिपेयर सॉल्यूशंस कर सकते हैं, प्रिपेयर सॉल्यूशंस यानी हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी हमने जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस करने हैं उसमें कंसंट्रेशन प्रोसेसेस, कंसंट्रेशन प्रोसेसेस कर सकते हैं। ये थी यूजेस, यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इस पर प्रोड्यूसेस मेडिसिन, कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजी, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि हम माइक्रोबायोलॉजी कल्चर टेक्निक के थ्रू हम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ये क्या कर सकता है, प्रिपेयर करता है सॉल्यूशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन से हम कंसंट्रेशन के मुताबिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये थी एक कंप्लीट स्टडी ऑफ पीएच, यानी पीएच मीटर एंड पीएच स्केल। And the next is indicators. इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं इनमें, डिफरेंट कलर शो करते हैं कि इसमें एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। कलर शो करने के बाद क्या करते हैं, लिटमस जो हमारे पास है ये एक इंडिकेटर है, लिटमस हमारे पास एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर को हम क्या कह सकते हैं, सच सॉल्यूशंस which can change the color of the solutions। के इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल हैं जो किसी भी और केमिकल यानी एसिडिक हो या अल्कलाइन सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। एसिडिक में एक स्पेसिफिक कलर होता है एसिडिक मीडियम में, जो एक स्पेसिफिक पीएच पे आके क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिहाज से हम क्या करते हैं, उसके कलर मीडियम में, जैसे हमारे पास फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन के इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, और लिटमस। ये हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं, और ये तीनों इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये किसी भी सॉल्यूशन का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फिनोफ्थलीन एक कलरलेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में सोडा है, तो रेड जो है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, इसकी पीएच चेंज होकर अबाउट 9 चली जाएगी। फिर हम कह सकते हैं ना, फिनोफ्थलीन की वजह से क्या हुआ, जो एसिडिक था वो बेसिक में कन्वर्ट हो गया, जो बेसिक है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो गया। कि मिथाइल ऑरेंज ने रेड कलर ये दिया था, उसमें येलो में टर्न कर दिया, और लिटमस ने रेड को ब्लू और ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसी कन्वर्जन के बाद जो कलरलेस मटेरियल था फिनोफ्थलीन का, उसको उसने रेड पे कर दिया। रेड पे कन्वर्ट करने के बाद क्या है कि जो फिनोफ्थलीन है हमारे पास, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ये कलर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो रेड है उसकी पीएच चेंज करता है, जो उसकी पहले पीएच 4 थी उसको चेंज करके उसने येलो कलर दे दिया। इसी तरह लिटमस सॉल्यूशन पहले रेड था, फिर उसने चेंज करके उसको ब्लू दे दिया, यानी एसिडिक को बिल्कुल कंप्लीट करके चेंज करके बेसिक बना दिया। इसी फिनोफ्थलीन कलरलेस को 9 पीएच के साथ हमने रेड कर दिया, यानी उसको बेसिक से उल्टाकर रेड की तरफ ले आए। ये थे हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो स्टडी किए हैं, अब हम करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी ऐसा इंडिकेटर जो हर एक सॉल्यूशन में यूज़ हो जाए, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम कुछ मिक्सचर्स की स्टडी करते हैं। मिक्सचर्स को स्टडी करने के साथ साथ हम क्या कहते हैं, सम मिक्सचर्स में हमारे पास कलर्स की एक रेंज होती है। इंडिकेटर कलर्स की एक रेंज होती है। उस रेंज में हम क्या देखते हैं कि
कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर इंडिकेटर है तो वो डिफरेंट कलर दे सकता है डिफरेंट पीएच वैल्यू पे। तो फिर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद हम इंडिकेटर मिक्स करते हैं तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है, क्योंकि हमें तो पीएच पहले ही मालूम हो गई है। जो ही पीएच पहले मालूम होगी तो फिर हम उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देंगे। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैसे भी मेजर कर सकते हैं बाय पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सॉल्यूशन, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को हम पीएच सॉल्यूशन में किसी पीएच में डालेंगे, फिर उससे क्या होगा, एक कलर्स का स्पेक्ट्रम आएगा। जो कलर्स का स्पेक्ट्रम जिससे वेरी करेगा पीएच मीटर में या इंडिकेटर मीटर में, वो हम पता लग जाएगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है या नॉन यूनिवर्सल इंडिकेटर है। एंड नेक्स्ट फिर पीएच पेपर के साथ मेजर करना एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल है, लेकिन ज़्यादातर हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं। पीएच मीटर में हम क्या करते हैं, पीएच सॉल्यूशन जो भी मेजर करना है वो कंसिस्ट करता है एक इलेक्ट्रोड का, कनेक्टेड होता है एक मीटर के साथ। जब वो कनेक्टेड होता है ना एक मीटर के साथ, ये देखिए ये हमारे पास बीकर है, उसमें सॉल्यूशन है। बीकर के सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है जिसको हमने पीएच मेजर करनी है। जो ही हम पीएच मेजर करनी है उसको पोर करके फिर हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रोड होता है ये पीएच मीटर है, साफ वायर्स हैं, उस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जो ही उस सॉल्यूशन में डिप होगा, डिप करने के बाद सडनली जो है मीटर पे जो उसकी नीडल है वो मूव करना शुरू कर देगी, और जो ही वो मूव करेगी उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। जैसे हमने पीएच में स्टडी किया पीएच स्केल में कि उस पर 14 तक रीडिंग होती है, इसी तरह यहाँ जो रीडिंग होती है वो भी 14 तक है। फिर क्या करेगी, नीडल की मूवमेंट होगी। अगर मूवमेंट जैसे हमने पीएच स्केल में पढ़ी है, एसिडिक यहाँ तक होता है, बेसिक कितना होता है, और स्लाइटली बेसिक कितना है, स्लाइटली एसिडिक कितना है, न्यूट्रल इतना। रेंज वैल्यूज़ की रेंज वही रहेगी, लेकिन यहाँ हम नीडल की मूवमेंट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पीएच पेपर हम इसमें डिप करें फिर उसके ड्राई होने के इंतज़ार करें, इंतज़ार करने के बाद फिर हम कलर मैचिंग करें। कलर मैचिंग का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको उन्होंने क्यों कहा लिमिट किया, इसलिए क्योंकि कलर की जो मैचिंग है उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। खराबी आने की मतलब क्या है कि हम जो पीएच स्केल है उसको बेसिकली किसी दूसरे कलर के साथ एक्यूरेटली मैच नहीं कर सकते। जब हम एक्यूरेटली मैच नहीं कर सकते, अगर वो पेल येलो हो हम उसको स्लाइट येलो ले लेते हैं, अगर वो पेल रेड हो तो हम स्लाइट रेड ले लेते हैं, अगर पेल ब्लू हो हम स्लाइट ब्लू ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, रीडिंग्स में जो है डिफरेंट आ जाता है। अगर तीन की जगह हम 4 रीडिंग ले लें तो हम फिर कहेंगे ये स्लाइटली एसिडिक है, आया सॉल्यूशन हाईली एसिडिक हो। फिर हमने पीएच मीटर को इंट्रोड्यूस करवाया। पीएच मीटर इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब यही था कि हमें एक्यूरेट एसिडिक वैल्यू मिले। एक्यूरेट एसिडिक वैल्यू से फिर क्या होगा, नीडल मूव करेगी, वो एक पोजीशन पे आके जब स्टॉप होगी फिर वहाँ से हम जो रीडिंग लेंगे वो होगी उस सॉल्यूशन की पीएच। ये था पीएच मेथड, मीटर मेथड के हम पीएच मेथड से, पीएच मीटर से कैसे हम पीएच डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि सॉल्यूशन है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.01 मोलर। हमने पीएच फाइंड करनी है। पीएच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, ACl सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन आयंस प्लस क्लोरीन आयंस। सो पीएच माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस हम यहाँ लिखेंगे। हमने जैसे देखा सॉल्यूशन का जो 0.01 मोलर है तो हम कहेंगे आयंस जो है यहाँ 10⁻⁻² मोलर आयंस। फिर पीएच माइनस लॉग 10⁻² होगा, फिर पीएच इज इक्वल टू 2। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.01 मोलर सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस की पीएच की वैल्यू है वो 2 है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 2 है, क्योंकि उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयंस जो है वो 2 है। 2 हाइड्रोजन आयंस होने की वजह से क्या होगा, उसकी पीएच 2 होगी और ये हाईली एसिडिक है। HCl इसलिए हाईली एसिडिक है। ये थी वैल्यूज के कैसे हमने क्या करना है, पीएच डिनोट करनी है, कैसे हमें पीएच निकालनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्ट्स, नमक। क्या लेबॉर्ट्री में हमने सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर किए। सॉल्ट कहते हैं किसको है, सॉल्ट जनरली हम कहते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्यों होते हैं ये आप प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आए हैं डिटेल के साथ। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिस कंपाउंड्स का क्या होता है, क्रिस्टलाइन शेप होती है।
क्रिस्टलाइन शेप होने की वजह से हम उसको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस से हम इसको वेरी करते हैं कि ये एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं। फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों मौजूद होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मौजूद होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आयन होने की क्या होगा? ये बेसिक रेडिकल होता है, बेसिक रेडिकल। बेसिकली हम इसको बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक मेटालिक आयन भी यूज़ होता है। मेटालिक आयन के साथ फिर हम इसकी आगे फर्दर डेरिवेशंस की हुई हैं। कहता है अगर एक कैटाइन ड्राइव्ड फ्रॉम मेटलिक आयन तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल कि यानी फिर हम उसको बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं। बेसिक रेडिकल की स्टडी के बाद अगर एनाइन ड्राइव्ड फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। यदि अगर कैटाइन मेटालिक आयन से होगा तो अगर एसिड जो है ड्राइव किया जाता है, अगर एक एनाइन जो है वो एसिडिक से ड्राइव किया जाता है तो फिर क्या होगा? वो एक एसिड रेडिकल होता है। इसी तरह अब हम कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। एसिड्स एंड सॉल्ट्स में एसिड एंड सॉल्ट्स की एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। यहाँ मेटल हमारे पास सोडियम Na, एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से हमारे पास सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इसी तरह पोटेशियम और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। इसी तरह जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट हमारे पास सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम मेटल है हमारे पास, फॉस्फेरिक एसिड है और कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। इसी तरह सिल्वर है, एसिटिक एसिड है और सिल्वर एसीटेट बनाएंगे। साथ इनके फार्मूलेस भी लिखे हैं कि इसका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला KNO3, जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4, कैल्शियम फॉस्फेट का Ca3PO4 ब्रैकेट ट्वाइस। PO4 ब्रैकेट ट्वाइस का मतलब होता है कि PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। सिल्वर एसीटेट CH3COAg, Ag सिल्वर क्या है, एसिटिक एसिड CH3COH, फॉस्फेरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स कि एसिड और मेटल मिलके कौन कौन से सॉल्ट बनाते हैं। वो सॉल्ट की फॉर्मेशन के बाद अगर हम करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट कि सॉल्ट की करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? सॉल्ट की करैक्टरिस्टिक्स आयोनिक एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर then crystallization process is also carried out in the salts which is responsible for shape of the crystals, for shape of the salt. Next, copper sulfate, salts are neutral compounds. Salts are neutral compounds, do not decompose in equal number, of positive
and negative ions but have equal number of positive and negative ions कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का इक्वल नंबर इक्वल होता है, लेकिन जब उनकी डिकम्पोजिशन की जाए तो वो इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं या 1 मोल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, अगर हमारे पास उसके हमने मोल बनाने के लिए हमने जो सोडियम लिया और क्लोरीन लिया इक्वल अमाउंट में लिया है, लेकिन जब हम उसकी डिकम्पोजिशन करेंगे यानी उसको तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज आउट हो जाएंगे। चेंज होने से क्या है, उनकी डिकम्पोजिशन मराज ये है कि फिर हमें इक्वल नंबर नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास 50 सोडियम आयन से और 50 क्लोरीन आयन से जब उनकी ब्रेकडाउन करेंगे तो हमारे पास गालबन क्या पता 60 क्लोरीन आयंस रह जाए, फर्दर वी कैन से दैट 60 सोडियम आयंस रह जाए। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें जो रैंडम एरर है ये एक है कि डिकम्पोजिशन के थ्रू जो क्या होता है, कुछ तो मॉलिक्यूल्स के जो आए कुछ जो क्रिस्टल्स हम वो तो टूट जाएंगे, टूटने के उनका स्ट्रक्चर शेप खत्म हो जाएगी। शेप खत्म होने से फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो नेचर है वो लॉस्ट हो जाएगी। इस तरह क्या है, हम इसमें इक्वालिटी नहीं आती, इनकी डिकम्पोजिशन के बाद इनकी इक्वालिटी नहीं आती। ये थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की स्टडी करने के बाद हम इसको देखेंगे अब हम इनको लेबॉरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि प्रिपरेशन कैसे है। सॉल्ट हमें पता वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं और नहीं भी सॉल्युबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की प्रेपरेशन एक जनरल मेथड है हमारे पास कि सबसे पहले हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स, प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। सबसे पहले हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाते हैं। एसिड और मेटल के रिएक्शन में हमें क्या मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड प्लस मेटल हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड हमारे पास HCl प्लस मैग्नीशियम मेटल MgCl2 प्लस H2 गैस जो इवॉल्व होनी है। अब इक्वेशन बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम 1 मोल 1 मोल, हाइड्रोजन गैस 2 मोल, क्लोरीन 2 मोल, सो वी विल पुट 2 विद HCl। अब इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया दोनों अगर हम कह सकें दोनों तराजू में वज़न एक जैसा है, रिएक्टेंट भी सेम है और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन सेम है। इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट की है किसकी, क्लोरीन की डिस्प्लेसमेंट हमने मैग्नीशियम के साथ कर दी और हाइड्रोजन का हमने लीव आउट रहने दिया कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई है। ये था एक मेथड। नेक्स्ट मेथड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस का रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड HCl प्लस NOH बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है। फिर हमारे पास NaCl प्लस वाटर, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मेथड, सॉल्ट और वाटर जब फॉर्म हो एसिड बेस के रिएक्शन से तो हम उसको न्यूट्रलाइजेशन मेथड बोलते हैं। इसमें देखिए हर चीज़ 1 मोल ही है। हाइड्रोजन जो यहाँ आप 2 देख रहे हैं वो एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है और एक हाइड्रोजन ये है। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्मेशन के बाद हमने क्या किया, H2O वाटर हमारे पास हुआ। ये है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज reaction of acid, reaction of acid and metallic oxide। acid
metallic oxide, salt plus water, acid H2SO4, metallic oxide cuprous oxide, cuprous sulfate प्लस वाटर। इक्वेशन की बैलेंसिंग देखेंगे हम, क्या सल्फ्यूरिक एसिड का क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ जो सल्फेट था उससे क्यूप्रस के साथ और जो ऑक्सीजन था उसका वाटर के साथ। देखिए प्रोडक्ट भी कुछ ऐसे बने हैं, क्यूप्रस सल्फेट प्लस वाटर। एंड द नेक्स्ट मेथड एंड द लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये जितने भी सॉल्ट्स की प्रिपरेशन हुई है ये सारे वाटर में सॉल्युबल हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, NaOH नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O एंड प्लस CO2। इक्वेशन की बैलेंसिंग देखेंगे कि सोडियम 2 थे, NO3 3, 3 2 6, फिर हमने यहाँ नाइट्रिक एसिड के साथ 2 लगाया, 3 2 6, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कि यानी जब हमने एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया, नाइट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स की आफ्टर अब हम स्टडी करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। यानी अब हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को स्टडी करना है कि इनको हमने कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकी प्रिपरेशन का मेथड यूजुअली ये है कि हम जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं हमने मिक्स किए होते हैं, उनके आयनिक रेडिकल्स को हम एक्सचेंज करते हैं, यानी एक्सचेंजिंग ऑफ आयोनिक रेडिकल्स। हम उनके आयोनिक रेडिकल्स को एक्सचेंज करते हैं, और जो ही आयोनिक रेडिकल्स एक्सचेंज करते हैं मेटालिक रेडिकल्स जो है वो भी एक्सचेंज होते हैं विद एसिडिक कंपाउंड्स। एसिडिक कंपाउंड्स के साथ फिर क्या होता है, जो सॉल्ट्स बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो नए किस्म के न्यू सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। हम उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। जैसे सॉलिडिफाई सोल्यूशन में किए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं अभी AgNO3 बेसिकली प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। यहाँ देखें आइंस का बिल्कुल एक्सचेंज हुआ है, सोडियम के साथ NO3 आ गया, Cl जो है वो Ag के चला गया। इधर क्या है, बिल्कुल एक्सचेंज हुआ है, एनायनिक मेटालिक बिल्कुल चेंज हो गया, मेटालिक रेडिकल्स भी चेंज हो गए। जैसे Ag जो था मेटल था, इसने क्लोराइड ले लिया साथ नॉन मेटालिक, फिर जो NO3 था एनोनिक रेडिकल था उसने एक्सचेंज हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं, Na2CO3 कार्बोनेट प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्यूप्रस कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रस कार्बोनेट को बाद सोडियम सल्फेट। ये था हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था। इसी तरह हम देखें CO3 ने जो रिएक्ट किया वो कॉपर के साथ, SO4 ने सोडियम के साथ, बिल्कुल एक्सचेंज हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना 3-4 बंदे खड़े करके हम क्या कहते हैं कि उनको उनकी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह हमने आयंस की पोजीशन एक्सचेंज की है। पोजीशन एक्सचेंज करने के साथ वो क्या है, अ न्यू सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, न्यू सॉल्ट्स फॉर्म हुए थे। इन न्यू सॉल्ट्स को क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू सॉल्युबल सॉल्ट्स बाय एक्सचेंजिंग मेथड। कि एक्सचेंजिंग मेथड के जरिए हमने क्या किया, आयन एक्सचेंज मेथड के जरिए हमने सॉल्ट्स की फॉर्मेशन की। ये थी प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जो कि 2 तरीके, यानी प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्ट का नेम हमने सॉल्ट को कैसे दिया। टाइप्स ऑफ सॉल्ट स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में
टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले हम नॉर्मल सॉल्ट है हमारे पास, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इन टाइप्स को हम क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल सॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सॉल्ट फॉर्म होता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस of acid and positive metal ion and positive metal ion। क्या न्यूट्रल सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड एंड द पॉजिटिव मेटल आयंस और NH4 plus ions are called normal salts or neutral salts। For example, HCl plus KOH, KCl प्लस H2O, इसमें Cl पोटेशियम के साथ और OH हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो गया। ये थी एक एग्जांपल नॉर्मल सॉल्ट की। फर्दर एग्जांपल्स जस्ट लाइक H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2O, नेक्स्ट H3PO4 प्लस NaOH, Na3PO4 प्लस 3H2O, इक्वेशन बैलेंसिंग नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस NH4OH, NH4NO3 प्लस H2O। ये है एग्जाम्पल्स। सारी की सारी में क्या हुआ है, सारी एग्जाम्पल्स में क्या हुआ, आयनाइजेबल जो हाइड्रोजन आयंस थी उनकी रिप्लेसन हुई है किसी का, पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ, और सारे ने क्या फॉर्म किया है, नॉर्मल सॉल्ट यानी न्यूट्रल सॉल्ट्स। जो नेक्स्ट एग्जाम टाइप थी हमारे पास वो थी एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स की कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है इनमें ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, यानी पॉजिटिव मेटल आयन के साथ इनकी रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं इनमें H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट, KHSO4 प्लस H2O। And the next example is H3PO4 plus NaOH, NaH2PO4 प्लस H2O। हम देखते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन की रिप्लेसेशन हुई है सोडियम के साथ, और जो OH था उसने हाइड्रोजन दूसरे के साथ, यानी 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, HPO4 बनाने के साथ H2PO4 बनाया, फिर दूसरे हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन मिलकर रह गए और साथ ही वाटर की फॉर्मेशन हो गई NH2PO4। ये दी सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड को टर्न करते हैं तो फिर हम इनको बोल सकते हैं कि इनका नाम क्या रख सकते हैं, बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सॉल्ट्स के लिए हम इसको क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्ट्स का नाम देंगे, क्योंकि ये एसिड से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इसको एसिडिक सॉल्ट करेंगे। और जो फॉर्मेशन हुई है उसका नाम भी हम एसिडिक देंगे, क्योंकि इन्होंने लिटमस सॉल्यूशन को रेड में टर्न किया है, इसलिए हम इसको एसिडिक सॉल्ट्स बोलेंगे। जब एसिडिक सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाते हैं हम बेसिक के साथ,
जी स्टूडेंट्स, जब एसिडिक सॉल्ट्स का रिएक्ट करवाते हैं हम बेसिक सॉल्ट के साथ तो नॉर्मल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। जस्ट लाइक विद एन एग्जांपल KHSO4 प्लस KOH, K2SO4 प्लस 2H2O प्लस H2O। अब हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, एसिडिक सॉल्ट है जब बेसिस के साथ, ये बेस है एंड दिस इज एन एसिड एंड नॉर्मल सॉल्ट्स आर फॉर्म, कि यानी नॉर्मल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी। है नेक्स्ट एग्जांपल इज NaH2PO4 प्लस 2NOH, Na3PO4 प्लस 2H2O। सेम जस्ट लाइक अबव इक्वेशन कि एसिड और बेस के रिएक्शंस जस्ट लाइक अब एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर जो है होगा। ये थी एग्जांपल्स और ये थी स्टडी ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स। नेक्स्ट वी विल द थर्ड टाइप बेसिक सॉल्ट्स। क्या अब हमने बेसिक सॉल्ट्स को स्टडी करना है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, विद इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हम इसको बोलेंगे कि हाइड्रोक्सी एक नहीं है, यहाँ 2 से 3 हाइड्रोक्सिल आइंस जो हैं उनकी रिप्लेसेशन होनी है। उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, हाइड्रोक्सिल आइंस की रिप्लेसमेंट के लिए हमने वर्ड पॉलीहाइड्रोक्सी बेस यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास AlOH3, AlHO3HCl, AlOH2Cl प्लस H2O। इसमें क्या हुआ, रिप्लेसिंग हुई है हम जी, यहाँ रिप्लेसिंग हुई है हाइड्रोक्सिल आइंस की। हाइड्रोक्सिल आइंस की रिप्लेसिंग हुई है, 3 हाइड्रोक्सिल आइंस थे, यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल आइंस लेके एक हाइड्रोक्सिल आइन ने वाटर बना लिया। फिर हम शुरू करेंगे PFOH2 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, PbOH CH3COO प्लस H2O। सेम केस पॉलीहाइड्रोक्सिल की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव आइंस है वो इनकम्प्लीट रह गए हैं और वाटर के साथ फॉर्मेशन होती है, जिसे एसिड से रिएक्ट टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। और फिर ये क्या करेंगे, ये रेड लिटमस ब्लू में बेसिक सॉल्ट्स की बात चल रही थी, PbOH2 CH3COH, PbOH CH3COH की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। अगर हम बात करें लिटमस सोल्यूशन की तो यहाँ रेड टर्न इनटू ब्लू कि बेसिक इसलिए हमने बोला, ये क्या कहते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। अगर मैंने सॉल्ट्स का फर्दर रिएक्शन करवाएं, जैसे हमने एसिडिक सॉल्ट्स का बेस के साथ रिएक्शन करवाया था, इसी तरह बेसिक सॉल्ट्स विद एसिड, बेसिक सॉल्ट्स विद एसिड जस्ट लाइक AlOH2Cl प्लस HCl, AlOHCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है एक। नेक्स्ट रिएक्शन AlOHCl2 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O, ZnOH NO3 प्लस HNO3, ZNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ये रिएक्शंस थे करवाए हैं जो हमने एसिड्स के साथ। इन रिएक्शन को क्या हमने कहा, बेसिक का रिएक्शन जब एसिड्स के कराया तो वो वाटर साथ लाजमी फॉर्म में है। इसमें क्या हुआ, ये भी न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट की एक टाइप है। हमने बेसिक सॉल्ट्स को एसिडिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। ये थे हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट्स एंड द फोर्थ टाइप इज डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट को हमने डबल सॉल्ट्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें दोनों सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ये 2 नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, 2 नॉर्मल सॉल्ट्स। 2 नॉर्मल सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज होते हैं, एक ही मिक्सचर में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। क्रिस्टलाइज होने के साथ साथ
रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बहाल रखते हैं, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ में मिक्सअप नहीं होते हैं। इसमें हमने जो पढ़ते हैं वो मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट FeSO4 NH42SO4 6H2O, द कंप्लीट फार्मूला ऑफ मोहर्स सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बड़ा एक फेमस सॉल्ट है, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भी यूज़ होता है। इनमें एनाइंस कैटाइंस दोनों होते हैं, ये इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट्स होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी रखते हैं। इसलिए सॉल्ट्स क्या है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 + 6H2O, साथ वाटर तो लास्ट में होता है। ये था मोहर सॉल्ट, द मोस्ट फेमस एंड एप्लीकेबल सॉल्ट मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्टों के बाद हम इसमें स्टडी करते हैं नेक्स्ट पोटैश एलम, पोटैश एलम K2SO4 .Al2SO4 + .24H2O, यानी 24 मोल यहाँ पानी है, ये 24 मॉलिक्यूल पानी है। पोटैशियम एलम, फेरिक एलम, फेरिक एलम K2SO4 .Fe2SO4 .24H2O। ये सारी एग्जांपल्स जो है डबल सॉल्ट्स की है। डबल सॉल्ट क्यों, इसमें K2SO4 एंड FeSO4, K2SO4 Al2SO4, ये दो सॉल्ट्स यहाँ मौजूद हैं। इसलिए दोनों सॉल्ट जब एनाइंस और कैटाइंस की फॉर्म में रहते हैं तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स। एनाइंस एंड कैटाइंस टुगेदर फॉर्म डबल सॉल्ट, कि इकट्ठे क्या बनाते हैं, कलेक्टिवली वो एक डबल सॉल्ट बनाते हैं। एंड द फिफ्थ टाइप इज मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स सॉल्ट में हम क्या कहते हैं, वन बेसिक और एसिड रेडिकल। एंड द कॉमन एग्जांपल इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl। ये मिक्स सॉल्ट की सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की है। ब्लीचिंग पाउडर सिर्फ एक वाहद मिक्स सॉल्ट है जिसमें हम क्या एक एसिड या बेस रेडिकल वो मौजूद होता है, एसिड और बेस रेडिकल मौजूद होता है और बाकी साथ हैं दूसरे केमिकल मौजूद होते हैं। डबल मिक्स सॉल्ट के बाद द लास्ट टाइप इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्रोवाइड करता है हमें एक सिंपल कैटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन के साथ फिर हम इसमें सर्च करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयनाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है FeCN6 एंड -4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है किसके बाद, आयनाइजेशन के बाद। ये थी जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये थी हमारी डिटेल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जिसमें हमने अब 6 टाइप्स राउंड अबाउट स्टडी की हैं, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और इन द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ सॉल्ट, कि अब सॉल्ट की हमने यूजेस, जो भी हमने सॉल्ट्स बनाए हैं जिस भी केमिकल के साथ, अब हमने उसकी यूजेस स्टडी करने हैं। यूजेस में सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन टेबल सॉल्ट है, इसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। फिर कुकिंग पर्पजेस के लिए, कुकिंग पर्पजेस डी-आइसिंग रोड्स का मतलब होता है जिन इलाकों में बर्फ़बारी सड़कों पर ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी जमने की वजह से बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की, जब इंसानों का चलना मुश्किल हो जाता है तो फिर सोडियम क्लोराइड की थोड़ी थोड़ी अमाउंट बर्फ़ पे स्प्रे की जाती है या बिखारी जाती है। उसके बाद क्या मतलब होता है कि वो जो होते हैं वो बर्फ़ पिघल जाती है, डी-आइसिंग होती है रोड्स की। डी-आइसिंग ऑफ रोड्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ। फिर कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा,
ये सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। एंड द नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 की यूजेस में हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प एंड पेपर, कागज़ बनाने के काम आता है, और अदर केमिकल्स, कुछ मज़ीद जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी सोडियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि इसमें Na2CO3 प्लस 10H2O, उसमें वाटर नहीं था, इसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे क्लीनिंग एजेंट, वॉशिंग सोडा एक क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज इसमें। इसके बाद कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बोरक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारी चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की यूज के बाद हम जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na2SO4 में अब हम स्टडी करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। इसमें पेपर बनाए जाते हैं और साथ ही डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं सोडियम सल्फेट के साथ। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, Na2SiO3, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स, इससे एडहेसिव्स भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सोडियम क्लोरेट, NaClO3, ये हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव में, एक्सप्लोजिव बनाने में और प्लास्टिक बनाने में। इससे हम एक्सप्लोजिव्स एंड प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक एंड नेक्स्ट इज Na2BO7-H2O, 10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट। टेट्राबोरेट इसकी बोला जाए क्योंकि इसमें बोरान की 4 हैं, 4 बोरान होने वजह से टेट्राबोरेट। ये कैसे, ये हीट रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस ग्लास में, एनामल्स में एंड लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ये वो जगह है जहाँ हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट है यूज़ होता है। ये क्लीनिंग हाइड्स में, हाइड्स कहते हैं खालों को, ये जिनसे हम लेदर वगैरह बनाते हैं, उसकी सफाई के लिए भी हम सोडियम टेट्राबोरेट केमिकल यूज़ करते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट के यूजेस में आगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी डी-आइसिंग के लिए यूज़ होता है, डी-आइसिंग रोड्स, ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट में यूज़ होता है, फ्रीजिंग एजेंट्स में भी यूज़ होता है। ये थी यूजेस कैल्शियम क्लोराइड की। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज में, जिप्सम जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनता है, चूना वगैरह इसी से बनता है। हम इससे स्टैचूज़ प्रिपेयर करते हैं। स्टैचूज़ प्रिपेयर करने के साथ कास्ट्स प्रिपेयर होती हैं। एंड द लास्ट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इट इज़ यूज इन फर्टिलाइज़र में। और फ्लिंट ग्लासेस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पायरेक्स होती है, बोरक्स होती है, उसके बाद फ्लिंट ग्लास होती है, सोडा ग्लास होती है। इन ग्लासेस की टाइप में फ्लिंट ग्लास जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बनता है। और ये थी जो टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बाद यूजेस ऑफ सॉल्ट जो कॉमन और इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जो हम ये जो सॉल्ट्स, ये जो केमिकल्स हैं हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए। सबसे लास्ट पे आपके पास टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल करना होता है। इसमें हमारे पास एसिडिक और बेसिक केमिकल होते हैं। एसिडिक और बेसिक, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl प्लस NaOH एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास NaCl प्लस वाटर बनता है। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन कराएंगे और सॉल्ट और वाटर की मैन्युफैक्चरिंग पे हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। H2SO4 2NaOH ये फॉर्म करेगा NaSO4 प्लस H2O। हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस NaOH, ये भी फॉर्म करेगा सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। ये था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन के। एसिड और बेस में जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। ये था हमारा सेकंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।